गोपी गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय में पदभार संभाला है। तो ये वो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव जिन्होंने रेल मंत्रालय में पदभार संभाल लिया है। ऊर्जा मंत्री की अगर बात करें तो यहां पर आरके सिंह ने कुर्सी मनोहर लाल को कहा कि आप बैठिए इस पर। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को आप देख पा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री। उसी तरीके से चिराग पासवान की तस्वीर यहां देखेंगे। एक बड़ा दायित्व इन्हें मिला है, बिहार का सीधा कनेक्शन है, फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए हैं। कौशल विकास राज्य मंत्री यहां पर बनाए गए जयंत चौधरी। कीर्तिवर्धन सिंह जिन्हें पर्यावरण राज्य मंत्री बनाया गया है, पेट्रोलियम राज्य मंत्री। अगली तस्वीर सुरेश गोपी, गिरिराज सिंह, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसका भी कनेक्शन बिहार से है, कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और एल मुरुगन जिन्हें सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया। तो इतनी सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको दो तस्वीरें अब दिखा पा रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने जब चार्ज लिया है, अधिकारियों से चर्चा की है, तो मंत्रियों को मोदी मंत्र ही है कि विकास कीजिए, जो काम रुके हुए हैं उसे आगे बढ़ाइए और निरंतर विकास करते रहिए। हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। और अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कार्यभार संभाला। अमित शाह कार्यभार संभालने से पहले नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। तो पदभार से पहले शहीदों को नमन किया है अमित शाह ने। दूसरी बार ऐसा है जब केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला है, अपनी कुर्सी पर बैठे और उससे पहले उन्होंने शहीदों को याद किया, शहीदों को नमन किया। दोनों ही तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। बात चिराग पासवान की, जिन्होंने खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे अच्छे से निभाऊंगा। चिराग पासवान ने इस बार 2024 में हाजीपुर की सीट से चुनाव जीतने के साथ जीत की हैट्रिक बनाई और साथ ही बिहार में इस चुनाव में उनकी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो पदभार संभालने से पहले की ये तस्वीरें अपनी मां के साथ चिराग पासवान नजर आ रहे हैं और कैसे प्रोसेसिंग प्लांट लगे, जैसा कि हमने कहा भी कि बिहार से इसका सीधा ताल्लुक है, बिहार के विकास से सीधा ताल्लुक है। तो सबकी नजरें, उम्मीद भरी नजरें चिराग पासवान से हैं, खासकर उन इलाकों की जहां पर बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। तो पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान और उसके बाद चिराग पासवान। मंत्रालय में कहीं कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी और चुनौतियां ज्यादा हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि पीएम ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे निभाऊंगा और क्या क्या बातें और भी कही हैं, ये चिराग पासवान की जुबानी सुनिए। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूं कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है
जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। और गया से सांसद जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। आज उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम ही पूजा है। इस वक्त जो यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जीतन राम मांझी पहुंचे हुए, उनके बेटे उनके साथ आलोक सुमन वहां पर मौजूद हैं और कुल मिलाकर ये जो विभाग है उसके बारे में जीतन राम मांझी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि जो काम उन्हें सौंपा गया है उसे हम बढ़िया तरीके से करेंगे और बिहार का कायाकल्प भी हो सकता है अच्छे से काम किया जाए तो। चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। सभी मंत्रालयों में आप देख पा रहे हैं पदभार ग्रहण किया जा रहा है। गिरिराज सिंह को देख पा रहे हैं, कपड़ा मंत्रालय, पूरी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और जिस विजन की बात जीतन राम मांझी कह रहे थे उस विजन से जुड़ा ये भी स्कोप वाला क्षेत्र है, मंत्रालय है जहां से बिहार कनेक्ट होता है। तो ये पूरी सूची हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार से जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है और गिरिराज सिंह का भी नाम इसमें है। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह को केंद्र में कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम। एनडीए मंत्रिमंडल में विभाग के बंटवारे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को एक भी मंत्री का पद नहीं दिया गया, ये सही नहीं है। हम सब लोग विपक्ष के तौर पे जी बहुत ही मजबूत उभर के हैं। ज्यादा सीटों का आप लोग भी जानते हैं अंतर नहीं है, एक भी का ही अंतर है। एक भी मुसलमान कैंडिडेट को मंत्री नहीं बनाया गया है। अब नहीं बनाया लोगों को तो घृणा है ना उन लोगों को जी, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का 77वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद ने अपने आवास पर चंदन का केक काटा। लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और पार्टी के नेता मौजूद रहे। सबने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ लालू प्रसाद को बधाई देते नजर आए। यहां पर लालू प्रसाद के ठीक सामने केक रखा है, यानी तैयारी पूरी थी। अपने पोती को प्यार करते हुए लालू प्रसाद की यह तस्वीर वायरल भी हो रही है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा सभी नेताओं ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं
और पटना से बड़ी खबर आ रही है। 10 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लग्जरी कार जब्त की गई है। एक बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां 10 अपराधियों के गिरफ्तार होने की बात सामने आ रही है। 2 लग्जरी कार जब्त किए गए हैं, एक बंदूक, एक राइफल, एक पिस्टल जब्त किया गया। 181 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। 29 स्पोर्टिंग राइफल भी जब्त की गई है और 13 मोबाइल भी पटना पुलिस के हत्थे लगे हैं और एसटीएफ की कार्रवाई में ये सफलता मिली है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश्वर रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर फर्नीचर व्यवसायी से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं इस बाबत सांसद पप्पू यादव ने अपना एक वीडियो जारी कर कहा कि राजा कुमार पहले भी कई लोगों पर झूठा एफआईआर कर चुका है। उन्होंने एसपी से इसकी पूरी जांच करने का आग्रह किया। पप्पू यादव ने कहा कुछ लोग राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बयान दिया है, सक्षमता पास शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। शिक्षा विभाग लगातार बैठकें कर रहा है, खाली पदों को लेकर विचार किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सक्षमता पास शिक्षक की काउंसलिंग से जुड़ी हुई खबर है, जहां शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। खाली पदों को लेकर भी विचार हो रहा है। मंत्री सुनील कुमार हमारे साथ हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला शिक्षा विभाग में जारी है। सीधी बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस प्रकार से कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कई विवाद भी हुए, लेकिन विवाद अब लग रहा है कि सलटता हुआ दिख रहा है, कितना बदलाव और होगा? देखिए, पूर्व में भी शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसी वजह से आज शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई में कुछ सुधार आया है, लेकिन उसमें और सुधार की आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाई हो, चाहे वो स्कूलों में हो या कॉलेजों में हो, उसका स्तर बहुत अच्छा हो और बिल्कुल स्टूडेंट सेंट्रिक हो पढ़ाई, और ताकि बिहार का जो फ्यूचर जनरेशन है वो बेहतर इक्विप्ड हो सके, कामयाब हो सके भविष्य में। तो अगर हमारा ये उद्देश्य है तो निश्चित रूप से सभी को सहयोग देना पड़ेगा, चाहे शिक्षा विभाग हो, मंत्री हो, चाहे यहाँ के पदाधिकारी हों, शिक्षक हों, जो वाइस चांसलर्स हैं, जो अभिभावक हैं, और हम सभी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गाइडेंस में काम करते हैं और उनकी पैनी निगाहें हमेशा शिक्षा विभाग पर रहती हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम लोग और प्रगति करेंगे और ये बात निश्चित है कि जब कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो समय समय पर उन पॉलिसियों में समय के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप कुछ बदलाव होते हैं ताकि शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। सक्षमता परीक्षा पहली बार ली गई है और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलने वाला है शिक्षकों को। लगातार सरकार को भी इंतजार है और शिक्षक भी इंतजार में है कि काउंसलिंग कब से होगी, पोस्टिंग कब से होगी। सक्षमता को लेकर क्या तैयारी है? सक्षमता को लेकर काउंसलिंग की तैयारी है, लेकिन आप मानेंगे कि सक्षमता 2 अभी लेना बाकी है उसकी परीक्षा, और हम लोग चाह रहे हैं कि आयोग उसे जल्द से जल्द करा दे ताकि जो लोग एप्लीकेंट हैं, मेरे ख्याल से 75 या 80 हज़ार और हैं, वो लोग जल्द से जल्द परीक्षा ले सकें। और जब परीक्षा फल आ जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और काउंसलिंग करेंगे और उन्हें, जैसा कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो राज्यकर्मी का दर्जा भी उन्हें मिलेगा। सक्षमता 1 के जो रिजल्ट अभी आए हैं और 1,87,000 जो पास आउट टीचर हैं, उनकी काउंसलिंग पहले करा रहे हैं या सक्षमता 2 परीक्षा के परिणाम के बाद? ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सक्षमता 1 का जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं और सक्षमता 2 के जो उत्तीर्ण होंगे, तो इन सब में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये हम लोग ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। काउंसलिंग शुरू करेंगे इस मंथ में? अभी उसमें हम लोग निर्णय ले लेंगे कि अगर हम लोग का सक्षमता 2 का जल्द से जल्द परीक्षा हो जाती, रिजल्ट हो जाता है, तो
तो उसके बाद हम लोग साथी करें तो बेहतर है, ताकि सबको सामान्य अवसर मिल सके। इसके बाद क्या लग रहा है कि जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग में किस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं? पोस्टिंग को लेकर जो रैंडमाइजेशन है या सॉफ्टवेयर जो पोस्टिंग होगी उसको लेकर क्या रणनीति बनाई? देखिए, जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल तैयार है और रैंडमाइजेशन होगा ताकि उसमें कम से कम इंटरफेरेंस हो सके। तो हम लोग रैंडमाइजेशन का ही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे ताकि उसमें इंटरफेरेंस कम से कम हो सके और उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहे। उसी तरह का हम लोग अप्रोच रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकंड और थर्ड मिला है, कई ऐसे हैं जिनको मिल गया है। तो क्या चॉइस को लेकर कोई कंसीडर करने वाले हैं कि हाँ फर्स्ट चॉइस ही कोशिश रहे कि उनकी पोस्टिंग फर्स्ट चॉइस पर हो, ऐसा भी कुछ है? या होम ब्लॉक को लेकर भी है कि भाई महिला टीचर 15-16 साल से दूर थी दूसरे जिला में, या पुरुष दिव्यांग भी, तो क्या होम ब्लॉक को लेकर कुछ तैयारी है कि महिलाओं को होम ब्लॉक या दिव्यांग को होम ब्लॉक में दिया जाए? देखिए, फिलहाल तो आपने देखा होगा सक्षमता 1 का जो रिजल्ट है उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है जी। और विशेष परिस्थिति में अगर कोई बीमारी की बात होती है या दिव्यांग हैं या उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है तो बाद में उस पर ज़रूर हम लोग मानवता के आधार पर कंसिडर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी हम लोग निर्णय लेंगे वो रैंडमाइजेशन के थ्रू लेंगे, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा और बाद में वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और कमेटी उस पर निर्णय लेगी। मतलब एक कमेटी गठित आप लोग करेंगे कि जरूरत जिनको है, खासकर वैसे लाचार लोग या जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए बाद में एक कमेटी जो है फैसला ले कि भाई उनकी पोस्टिंग होम ब्लॉक में हो। अब उन्होंने जो पहले तो हम लोग देख लेंगे कि रैंडमाइजेशन के थ्रू अधिकांश आप देख रहे होंगे फर्स्ट फेज में भी जो हुई है सक्षमता की परीक्षा, उसमें अधिकांश को 90% से अधिक को गृह जिले मिल गए हैं। तो ऐसे केसेस कम होंगे, लेकिन अगर जैसा कि हमने कहा दिव्यांग हो या कोई ऐसी बीमारी हो घर में या शिक्षक को, ऐसे केसेस में निश्चित रूप से हम लोग आगे चल के